ये जो ये जो इतना आप शोर स्टूडियो में सुन रहे हैं, इतना जो अपलॉज सुन रहे हैं, वो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है, वो उस कहानी के लिए है जो आज के युवा को और आज के हर उम्र के शख्स को इंस्पायर करती है। कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, कहानी सिर्फ फिल्म एक्टर की नहीं है, कहानी उस जिंदगी की है कि जिंदगी में हार कभी नहीं होती, क्योंकि हार कर भी आप बॉबी देओल बन सकते हो। स्वागत करेंगे बॉबी देओल का। बॉबी देओल की नई फिल्म आ रही है और मेरे ख्याल से 15-17 साल बाद सोलो लीड के तौर पर बॉबी आ रहे हैं फिल्म बंदर में 5 जून को। और फिल्म प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी हमारे साथ हैं। स्वागत निखिल आपका। बॉबी, ये तालियां, आपको ऐसा लगता है कि बीच में कहीं शांत हो गई थी और अचानक से एक ग्लास सर पे रख के नाचा और सब बदल गया? नहीं, मेरे साथ मैंने हमेशा, मतलब इतने साल हो गए, मुझे 30 साल होने वाले हैं, 30 साल हो गए। हाँ। पर मेरे फैंस का प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ। मैं जहाँ भी जाता था, बाहर जाता था, मुझे सब ने इतना प्यार दिया और सब पूछते रहते थे आपकी फ़िल्म कब आएगी कब आएगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसके लिए, और जो मुझे फिल्में मिल रही थी वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ ऐसे ही करूं। बीच में की मैंने, बिकॉज समटाइम्स काम करना पड़ता है घर चलाने के लिए। पर हाँ, डेफिनेटली सिल्वर स्क्रीन का मैजिक अलग है। और पर मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि जब मैंने अपनी सेकंड फेज शुरू किया लाइफ का, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता हूँ जो मेरी कंफर्ट जोन से बाहर हैं, जिसमें आप बॉबी देओल को कभी सोचेंगे नहीं कि बॉबी देओल को लेना है। पर वो करना बहुत मुश्किल था। पर गॉड इज़ काइंड, OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो गया और उसने मुझे वो जगह दी एक कोशिश करने के लिए कि मैं कुछ अलग करूं। निखिल से आप फिल्म मांगने गए थे या तब तक ये इतने बड़े हो गए थे कि आपको जाना? निखिल को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ। मुझे याद है एक अवार्ड था सैमसंग का, सुनिए वीडियोकॉन, और मेरी पहली मुलाकात जिसके साथ मुझे लगता तब हुई थी। मुझे कन्विंस करने आया था कि तू स्टेज पे डांस कर ले, पापा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेरे नर्वस था तो इसने मुझे कन्विंस किया, तब से हमारी दोस्ती शुरू हुई। और फिर थैंकफुली जब मुझे याद है, जब रेस 3 के बारे में इंफॉर्मेशन इसको पहले मिली थी, और ये बस मुझसे बताया नहीं मुझे, उसने बस जस्ट बहुत ये था कि ये काम हो जाए बॉबी के लिए, ये फिल्म उसको मिल जाए। मैं जा रहा था सलमान के घर, इसके फ़ोन आ रहे हैं मुझे, और इसको भी थी स्ट्रेस कि बॉबी को ये फिल्म मिल जाए, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना ऐसा कुछ। पर सो हमारा रिश्ता तब से आई मीन वी नोन ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स नाउ। एंड मैं उसको बोलता रहता था। अब ऑल्सो मेरे पास कोई मैनेजमेंट कंपनी नहीं थी, तो सलमान की खुद की मैनेजमेंट कंपनी है UBT करके, तो ही इज़ पार्ट ऑफ दैट। And so I became a part of that. So he started personally looking into my work. और मैं इसके पीछे लगा रहता था, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। ये मुझे समझाता रहता था, ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। And then things kept changing because I realized that it doesn't happen like that. You have to start working and being positive, और जब काम मिलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता the management company will be able to give you and get you things. जब तक आप अपने आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको, क्योंकि ऑलरेडी पीपल, आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स, पीपल न्यू मी, सो दे व्हेन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है ना, यू अट्रैक्ट पीपल। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड OTT प्लेटफॉर्म डेफिनेटली चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। तो आपने तो निखिल फिर पूरी जर्नी देखी, और अब ये फिल्म आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये एक सब्जेक्ट ही बड़ा मीटू वाला, जो #मीटू वाला जो दौर चला था, उसके बाद कि किसी को, जहाँ तक समझ में आ रहा है ट्रेलर देख के, कि किसी को गलत फंसाया भी जा सकता है, वो सब्जेक्ट है। ऐसे सब्जेक्ट में आपने पैसा लगाने की सोची, और बॉबी का एनिमल आ चुकी थी तब तक? जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट आई और जब हम एक्टर डिसाइड कर रहे थे, तो एनिमल तब तक बस ट्रेलर शुरू होने वाले थे एक्टर के। अच्छा। एनिमल में काम कर रहे थे वो, पर एनिमल रिलीज नहीं हुई थी।
तब तक वो सारी दुनिया सर पे ग्लास रख के नाच नहीं रही थी। हाँ, लेकिन बॉबी का काम इतना अच्छा होने लग गया था। जब आप आश्रम में बॉबी को देखिए, आप लव हॉस्टल में देखिए, आप क्लास ऑफ 83 में देखिए, जब पहली बार बॉबी देओल ने अपने बाल में सफ़ेद रंग लगाया तो मैं समझ गया कि ये एक्टर तैयार हो गया। क्योंकि देओल परिवार में तो ख़ास तौर कभी आप अपने बाल में सफ़ेदी लगाते ही नहीं है। बॉबी इज़ द फर्स्ट वन टू ब्रेक दैट मोल्ड। सो आई न्यू दैट। और फिर सब्जेक्ट आया। मैं पैसे लगाने की बात नहीं थी फिल्म में। आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अंदर अगर एक छोटा मोटा कोई फिल्म मेकर है तो वो ये बात भी करना चाहता है कि ऐसी कोई फिल्म बनाए जिससे कुछ चर्चा शुरू। आर्ट का काम है टेबल पे बातचीत लाना, एक मुद्दा पैदा करना, और उस पर कभी अगर डिबेट हो, तर्क हो, तो वो होना चाहिए। मैंने कहीं पे किसी की एक किताब पढ़ी थी, जो किताब अनपब्लिश्ड थी और बहुत अच्छी किताब लिखी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी जब मैंने किताब ख़त्म करी तो आई वॉज वेरी मूव्ड बाय द स्टोरी। किसी के साथ वो किसी एक केस में फंस गया था और उसकी जो आप बीती हुई और जेल में उसको कैसे वक्त बिताना पड़ा और कैसे उसको अपनी जेल में लाइफ को नेगोशिएट करना पड़ा, और बाहर आपकी रेपुटेशन चली जाती है, बेइज्जती हो जाती है, आप की कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे लगा ये कहानी मुझे कहनी चाहिए इसको। फिर एक स्क्रिप्ट राइटर, मैं सुदीप शर्मा के पास गया जो पताल लोक और उड़ता पंजाब लिख चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखी। अनुराग कश्यप जुड़े उससे स्क्रिप्ट के बाद। उन्होंने बोला कि मैं फ़िल्म डायरेक्ट करना चाहूँगा, और फिर हम जब इस बात पे विचार विमर्श कर रहे थे कि किसको हमको लेना चाहिए, तो हम दोनों के ही जहन में बॉबी का ख्याल आया। एंड मुझे कभी डाउट नहीं था, ना अनुराग को, कि बॉबी इस किरदार को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा नहीं पाएंगे। और अब हर आदमी आता है अपनी फ़िल्म की तारीफ़ ही करता है या अपने एक्टरों की तारीफ़ करता है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सिर्फ बॉबी देओल का काम देखिएगा इस फिल्म में, जब 5 तारीख को यह फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। इट इज़ बॉबी देओल्स बेस्ट वर्क सो फार इन हिज एंटायर करियर। और अब आप फिर उसके बाद एनिमल आ गई, तो अब आपको लगता है कि एनिमल आ गई और अब जो स्टारडम, एक अलग तरीके का फैंडम दिख रहा है बॉबी देओल का, वो आपको और एक्साइट कर रहा है कि अच्छा। एक प्रोड्यूसर के नाते इस चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप जब इस तरह से आपके जो एक्टर्स होते हैं उनको ये सक्सेस मिल जाती है, तो आपको ये तो मालूम है कि आपकी फ़िल्म को शायद एक पहचान मिलेगी। उससे ज़्यादा पहचान मिलेगी जब जो आपने ये जर्नी पहले शुरू की थी। ऑफ कोर्स बॉबी हैज़ हेल्प्ड, एंड नॉट जस्ट एनिमल। बॉबी ने उसके बाद फिर जब आश्रम 2 आया, फिर बैड्स ऑफ बॉलीवुड आया, अपने हर कदम उसने 2 कदम आगे ही बढ़ा। तो उस दौर के बीच में आपने रेट बढ़ा दिया था फिर अपना? देखिए, हम सब काम करते हैं, एंड ऑफ द डे हम जितना भी कह लें, पैसे ज़रूरी होते हैं लाइफ चलाने के लिए। और जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है एज प्रोफेशनली एज व्हाट यू केपेबल ऑफ। तो अगर प्राइस बढ़ती है तो उस हिसाब से बढ़ती है, तो यस बढ़ती है, पर ये तो नॉर्मल है। लेकिन बॉबी ने अपनी प्राइस नहीं, मैंने ये फिल्म, हम इस फिल्म के लिए मैंने कुछ नहीं बढ़ाई, क्योंकि मैं एज एन एक्टर जब कुछ करना चाहता हूँ तो मैं प्राइस के बारे में नहीं सोचता। मैं इतना एक्साइटेड था क्योंकि इतना रियल कैरेक्टर है, इन द सेंस दैट हम इतने यूज्ड टू हैं, वी सो सीजन्ड एंड सो कंडीशनड टू प्ले लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। बट जब नॉर्मल बनना पड़ता है ना, सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वो होता है ना कि डायरेक्टर को ये चाहिए, पर डायरेक्टर को वो नहीं चाहिए, डायरेक्टर को रियल चाहिए। तो अनुराग के साथ काम करके इट वाज लाइक डूइंग अ वर्कशॉप। आई लर्नड एवरी डे, आई वाज लर्निंग। मुझे लगा मैं वो 24 दिन 25 दिन हमने शूटिंग की, 30 दिन। हाँ, मैंने एक दिन कम की उससे, 29 दिन। हाँ। तो मैंने कितना सीखा उनके साथ, क्योंकि उसने इतने अच्छे एक्टर्स को मेरे चारों तरफ रखा। तो ऐसे एक्टर्स जो, जब मैं वो सीन्स कर रहा था, जो कुछ सीन आते हैं स्टार्टिंग में पुलिस स्टेशन में, मुझे सचमुच में लग रहा था कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। जिस तरह उस एक्टर ने परफॉर्म किया, सब ने परफॉर्म किया, तो रिएक्शन, वो एक शॉट 11 मिनट का था, एंड टू बी इन दैट मोमेंट फॉर 11 मिनट्स। 17 मिनट का। हाँ, 17 मिनट का, ओके, 17 मिनट का। 17 मिनट का एक शॉट है, हाँ। विदाउट एनी कट, नो पॉइंट ऑफ व्यूज, जस्ट वन शॉट, कैमरा रखा हुआ था, 17 मिनट तक सीन चला। एंड यू गेट सो लॉस्ट, आई एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ विक्टिम।
and I felt like the way he was talking to me was making me feel okay, even if I am innocent, I am wrong. That's the way things happen. जब आप actors के साथ काम करते हो, उनकी energy आपकी energy को बढ़ाती है, and it creates some kind of a magical moment at that point. तो ये तो बिल्कुल ही अलग टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग है, जैसे जो जब आपने फिल्म स्टार्ट की उससे, तब तो पूरी तरह से स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी, हाँ, डायलॉग ही नहीं मिलते थे. अब तो मैं डायलॉग नहीं मिलते थे. पहले शुरू में तो डायलॉग शूटिंग के दिन ही मिलते थे. क्या चाहिए बोलना आपको. हाँ, पर अनुराग ने भी वैसा किया. हाँ. उसका स्टाइल अलग है. तो क्या था कि सीन्स ये है कि हम दोनों बैठे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, आप कुछ पूछोगे ऐसे सवाल मेरे बारे में और ऐसा होगा, ये समझाया, फिर सुबह डायलॉग दिए कि ये होगा, ये पूछेगा, वो बोलेगा, तू बोलेगा, तो वो एकदम स्पोकन लैंग्वेज सी हो गई और उसमें अपने आप इम्प्रोवाइजेशन होती थी विदाउट ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज. सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग द वे वी शॉट द फिल्म. जो हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर कई यंगस्टर्स हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन पूछेगा सबसे पहले. जी. गुड आफ्टरनून सर. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. जैसे आपकी न्यू मूवी आ रही है हाँ, और जो आ उसमें रही जो है. आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन सा सीन आपके लिए बहुत स्पेशल है? अच्छा, इसमें कौन सा सीन सबसे स्पेशल है. जिसकी मैं बात कर रहा था हाँ, अभी, जो एक ऐसा 17 मिनट सीन का. था जो पुलिस स्टेशन में है, जहाँ मुझे इंटेरोगेट किया जा रहा है, जहाँ मेरे बारे में चीज़ें बोली जा रही हैं और जो मैंने की नहीं, और मैं अपने आप को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मेरा शुरुआत की शूटिंग में से था, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू नो, डूइंग दैट सीन. निखिल, आप एक्टर रहे और आपकी जर्नी शुरुआत में बीच में थोड़ा सक्सेस हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर आपने खुद डिसाइड किया कि आप प्रोडक्शन में जाएंगे. नहीं, मुझे एज एन एक्टर कभी भी सक्सेस नहीं मिली. और वही बात है कि आपकी रोज़ी रोटी बंद हो जाती है जब आपको बिल्कुल भी बॉक्स ऑफिस पे कोई टिकट आप बेच ही नहीं पाते, तो कोई आपको पूछना ही बंद कर देता है. तो आपके साथ कौन खड़ा था उस दौर में. नहीं, देखिए क्या होता है ना कि ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही इसमें ना ये एक ऐसी जगह है कि बहुत से लोग जो दिल से भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका भला हो जाए, पर कई बार आपको काम नहीं दे पाते. अब जब मैं एक प्रोड्यूसर बन गया हूँ, ये बात मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ. जब मैं एक्टर था तो मुझे भी बड़ा मलाल रहता था कि ये लोग जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, मैसेज के जवाब नहीं आते थे, फ़ोन के जवाब नहीं आते थे, मुझे काम नहीं दे रहे. ये तो मुझे जानते हैं क्यों नहीं काम दे सकते. पर अब मुझे समझ में आता है कि काम देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पैसे लग रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, स्टूडियोज़ इन्वॉल्व हैं, दूसरे नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं, प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व हैं, सैटेलाइट चैनल्स इन्वॉल्व हैं. वो सब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है. तो उसमें आपको हर समय काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप वही था, घर पे मैं भी खाली बैठा हुआ था काफ़ी साल तक, कुछ ना कुछ करना था. But he's a very hard working man. तो मैंने एक थोड़े कहीं से एक टीवी सीरियल बनाया था मैंने, और माइथोलॉजिकल श्रीमद् भागवतम, वो बड़ा चल गया. वहाँ से थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए और फिर आप देखिए, अगर आप बोलेंगे कि किसने मदद की, तो मेरी पहली फिल्म वीरे दी वेडिंग, वो श्री अनिल कपूर जी ने मुझे एक तरह से मौका दिया कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊँ उनकी बेटी के साथ. वो फिल्म चल गई. एंड फिल्म इंडस्ट्री में नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. वो एक फिल्म थोड़ी चल गई तो एज अ प्रोड्यूसर मेरे दरवाजे खुल गए. फिर उसके बाद मैंने दबंग 3 की, जिसमें सलमान का अगेन हम दोनों की एक ये कॉमन फैक्टर रहा है कि बहुत बड़ा उनका हाथ था कि मैं पहले भी कहा है, आप सलमान की फिल्म नहीं प्रोड्यूस करते, सलमान आपको चांस दे देते हैं कि आप मेरे साथ भी काम कर लो. तो आई थिंक ही गेव मी दैट चांस कि चलो तुम मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर बन जाओ. एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एज अ प्रोड्यूसर. आपके उस दौर में सबसे ज़्यादा आपके साथ कौन खड़ा रहा. मेरे जब ऐसा कुछ मैं सोचता नहीं हूँ. मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आपकी ज़रूरत होती तो आपको काम देते हैं, और ये समझ मेरे को बाद में आई. इसीलिए मैंने अपने आप को उस लायक बनाया कि लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े. तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है. मैंने देख लिया था दुनिया, अपनी इंडस्ट्री को, और मैंने वैसे भी देखा है पापा के साथ, भैया के साथ, जब उनके करियर ऊपर नीचे होते थे थोड़े से, तो कैसे लोग बदलते थे. तो मैंने कभी उनको सीरियसली लिया नहीं, और इट वाज अ लर्निंग फॉर मी, क्योंकि जब लोग मुझे सीरियसली अभी लेने लगे तो मैं कैरिड अवे नहीं होता. मेरे सर में मैं वो बौखला नहीं जाता कि मैं कुछ बन गया हूँ.
मैं तो अभी भी मतलब आई प्रे टू गॉड एंड आई थैंक गॉड एंड दैट मुझे काम मिल रहा है। मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, मैं अपने आप को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आज मैं आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड टुडे। यू हैव टू बी पॉजिटिव। मैं वो हर दिन सुबह उठता हूँ, आई एम गोना कॉन्कर द वर्ल्ड एंड इट्स चेंजिंग मी। एंड पापा के गुजरने के बाद तो मेरे अंदर एक और आग ज़्यादा जलने लगी कि मैं और मेहनत करूं और काम करूं, क्योंकि मुझे आज भी एक मोमेंट याद आता है। पापा के कुछ दिन पहले जब बीमार हुए थे तो मैं कहीं जा रहा था किसी काम से, मेरी मैनेजर बाहर बैठी थी वेरांडे में और अंदर हॉल में पापा बैठे थे। तो पापा ने कहा बॉब इधर आ। मैंने बोला हाँ जी पापा। तो कहते वो तेरी मैनेजर बैठी है। मैंने बोला हाँ जी। तो बोलते उसको बोल मेरे लिए काम ढूंढे। तो अब सोचिए 89 के हैं पापा उस वक्त और कमज़ोर हैं, लेकिन उनके अंदर जो आग है, जो पैशन है, कितना था। तो मैं जब भी अभी मेरे अंदर वो मोमेंट इट कीप्स रिपीटिंग इन माई हेड, कीप्स रिपीटिंग इन माई हेड एंड मैं और मेहनत कर रहा हूँ अभी, अब हद से ज़्यादा जितनी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। एंड इट्स रियली रियली बीन द मोस्ट मोटिवेशनल मोमेंट फॉर मी। इवन फिल्म लाइक बंदर जो 5 जून को लग रही है, that gave them the belief after they saw my work on OTT platform. They all care about me, and as he was saying, you know, people wish good for you, but they can't just take you unless they can see that in you, that you can perform as that character. So that's what happened with Bandar and Nikhil for me, because Nikhil को मैं बोलता रहता था यार इस मेरे साथ क्यों नहीं बनाता फिल्म, मेरे को कुछ फिल्म नहीं है, तू प्रोड्यूसर है, and he had no answer because as he said, commercially you have to be viable. You know, it's not easy. And finally it happened. You know, here I am, आपके साथ बैठा हूँ, निखिल और मैं और आप सब सामने बैठे हैं और हम बंदर की बात कर रहे हैं। और गाना भी जो है वो कम ऑन बेबी इसने ही ढूंढा। मैंने इसे सुनाया तो हमने बोला यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है। शुरू में जब हम शूटिंग कर रहे तो हम बोल रहे थे कि फिल्म का टाइटल होना चाहिए कम ऑन बेबी दिल किसको देगी। मतलब हम मस्ती कर रहे थे, पर remember those days, right? But eventually, things just fall in place when they have to, you know. So, निखिल ये अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बॉबी का किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ एज एन एक्टर, फिल्म के दौरान भी आपने कुछ एवोल्यूशन देखा कि इस फिल्म के दौरान, इस रोल के बाद? बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें होती हैं, क्योंकि देखिए एक एक्टर की एक थोड़ी लाइफ, और अगर आप थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लग्जरी तो आ ही जाती है आपकी लाइफ में। और शूटिंग लग्जूरियस नहीं हो सकती, स्पेशली अगर आपकी स्विट्ज़रलैंड में अगर आप गाने नहीं गा रहे तो और अनुराग कश्यप की पिक्चरों में तो लग्जरी बिल्कुल ही नहीं होती। तो बॉबी देओल सुबह जो, और ये छोटी बातें नहीं, 7 बजे आ जाते थे। जेल का सेट था, करीब 100 उसमें प्रिजनर्स थे और बेचारे सब एक से एक छोटे छोटे रोल के लिए भी थिएटर से एक्टर्स अनुराग ने चुने थे। सारे थिएटर एक्टर्स हैं, करीब 115 थिएटर एक्टर्स जेल के इनमेट्स हैं। एंड 20 दिन कम से कम जेल का शेड्यूल था। वो 100 लोग एक ही कमरे में भरे हुए, एक दूसरे के ऊपर लेटे, कभी बॉबी को गाल पे किसी का पैर रखा हुआ है, किसी पेट पे कभी पैर। पहले दिन वो बेचारे थोड़े ठिठके हुए थे कि बॉबी देओल आ गया है सेट पे, हम सब सिमटे सिमटे ऐसे लेटे रहते थे। तो एक दिन अनुराग ने डांट लगाई कि ये लग ही नहीं रहा है कि तुम लोग जेल में हो, सब इतने सिकुड़ के क्यों। तो वो थोड़े से खुल गए और उसके बाद जो उनकी बॉबी से ही दोस्ती हो गई, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बॉबी द स्टार इज़ वॉकिंग इन। वो आई थिंक बॉबी जस्ट रिमेन्ड ऑन द सेट्स, कभी वैन में ही नहीं जाता था। हमको कभी कभी लगता था बॉबी देओल थोड़ी देर वैन में चले जाए तो हम दूसरे काम कर लें, पर बॉबी रिमेन्ड ऑन द सेट्स थ्रू आउट। मेरे को आदत है सेट्स पे ज़्यादा रहने की और टीम के साथ मस्ती करने की। यू नो आई लाइक टू जोक अराउंड, डू दीज थिंग्स। मैं अकेला बैठता हूँ वैन में तो पक जाता हूँ, तो आई यूजली ट्राई टू इंटरेक्ट विद एवरीबॉडी। मैं खुद कंफर्टेबल हो जाता हूँ, वैसे होता हूँ। और सच्ची में जब हमने वो सीन्स किया तो कितना अच्छा लग रहा था कि ये सब एक्टर्स वांट टू बी एक्टर्स जिन्होंने सब थिएटर किए थे और कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने। और एक बस कुछ दिनों के लिए उनको कहा गया आप आके करोगे ये रोल, तो सब आ गए। यू नो इट वाज अमेजिंग। ये फिल्म जिस सब्जेक्ट पर है, अब रिलीज होने के बाद जैसा आपने कहा आप तो चाह रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन हो, तो कॉन्वर्सेशन के साथ कंट्रोवर्सी भी होती है, उसके लिए आप तैयार हैं? कॉन्वर्सेशन हो जाए, अगर किसी चीज़ के साथ कंट्रोवर्सी होती है, होनी नहीं चाहिए,
देखिए ये ऐसा लग रहा है कि ये एंटी मी टू फिल्म नहीं है या महिलाओं के खिलाफ फिल्म नहीं है, ये प्रो जस्टिस फिल्म है। हम न्याय होना चाहिए, इस पे ये फिल्म की कहानी है। न्याय वो किसी आदमी के साथ हो, पुरुष के साथ हो, महिला के साथ हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा है हमारे ना कानून में कि संविधान में कि अगर महिला को न्याय दिलाना है तो पुरुष के साथ अन्याय हो सकता है। न्याय दोनों के साथ होना चाहिए। आई थिंक जस्टिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर जेंडर। फिल्म सिर्फ यही कहानी दर्शा रही है। फिल्म ना किसी औरत के खिलाफ कहानी है, ना महिलाओं के खिलाफ कहानी है, ना हम ये बोल रहे हैं कि महिलाओं की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, या हम बोल रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये फिल्म का मुद्दा ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा यही कि इसको कंट्रोवर्सी के रूप में ना देखा जाए, पर एक चर्चा के रूप में देखा जाए कि ये एक आई थिंक बात करने का अब समय आ गया है कि इस पे खुल के बात हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बॉबी देओल, थैंक यू। जिनकी फिल्म आ रही है बंदर, और फिल्म के प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। निखिल, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।